किसान भाइयों, हम में से बहुत से किसान भाई गेहूं कटाई के बाद गन्ना बुआई करते हैं, जिसमें अच्छा उत्पादन लेने के लिए हमें अतिरिक्त देखभाल की आवश्यकता होती है। फिर भी हमारा गन्ना उत्पादन हमारी अपेक्षा के अनुरूप नहीं मिल पाता। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार हम देर से बुआई होने पर भी बेहतर गन्ना उत्पादन ले सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। किसान भाइयों नमस्कार, मेरा नाम है देवेंद्र सिंह और आप बने हुए हैं मेरे YouTube चैनल क्रिएटिव देव पर। किसान भाइयों, जब हम मार्च माह में गन्ना बुआई करते हैं तो बहुत अच्छा गन्ना उत्पादन लेते हैं, क्योंकि मार्च माह में की गई गन्ना बुआई में गन्ना फसल को ग्रोथ के लिए पर्याप्त समय मिलता है, जिससे गन्ना उत्पादन बढ़ता है। पिछले कुछ वर्षों से असोजी गन्ना बुआई अर्थात सितंबर अक्टूबर महीने में होने वाली गन्ना बुआई पर भी किसान भाई काफ़ी जोर दे रहे हैं, क्योंकि इस समय बोई जाने वाली गन्ना फसल को लगभग 1.5 वर्ष का समय मिलता है और गन्ना उत्पादन भी लगभग 1.5 गुना बढ़ जाता है। इसके साथ साथ इसमें सह फसली लेकर किसान भाई अतिरिक्त कमाई भी कर लेते हैं। इसके बावजूद बहुत से किसान भाई गेहूं कटाई के बाद अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह से मई माह के दूसरे सप्ताह तक गन्ना बुआई करते रहते हैं। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। इसका पहला कारण है पेडी गन्ना कटाई के बाद गेहूं की फसल का लेना, जो किसान की आवश्यकता भी है। दूसरा कारण काश्त की ज़मीन का घटना अर्थात बोई जाने वाली ज़मीन का घटना, क्योंकि छोटी काश्त वाला किसान पेडी गन्ना कटने के बाद मार्च माह में बोए जाने वाले गन्ने के लिए खेत खाली नहीं छोड़ना चाहता। और सबसे महत्वपूर्ण तीसरी वजह यह है कि हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गन्ना किसान किसी दूसरी फसल की बुआई नहीं करना चाहते। वो किसी भी सूरत में गन्ना फसल से अपना मोह नहीं छोड़ पाते। मई माह में बोए जाने वाले गन्ने को ग्रोथ के लिए, फसल तैयार होने के लिए ज़्यादा समय नहीं मिल पाता। इसके कारण गन्ना उत्पादन भी कम होता है। ऐसे में फसल को अतिरिक्त पोषण व देखभाल की आवश्यकता होती है। गन्ना बुआई के समय उचित मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटास का इस्तेमाल, गन्ना बीज का किसी फफूंदीनाशक व कीटनाशक से शोधन करना, समय समय पर सिंचाई करना, बेहतर फुटाव या टिलरिंग के लिए सूक्ष्म व अति सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रयोग शुरुआती महीने में करना। इस प्रकार समय समय पर बीमारी के लक्षण जांचकर सही कीटनाशक का प्रयोग करना। किसान भाइयों, अगस्त माह आते आते हमारी सभी तरह की गन्ना फसल, चाहे पेडी गन्ना हो, मार्च माह में बोया जाने वाला पौधा गन्ना और गेहूं कटाई के बाद बोया जाने वाला गन्ना, सभी में हम ग्रोथ के लिए कैल्शियम नाइट्रेट व अन्य पोषक तत्वों की एक डोज दे चुके होते हैं। इस समय हमारी सभी गन्ना फसल की बंधाई भी हो चुकी होती है। किसान भाइयों, कई बार पर्याप्त मात्रा में बारिश न होने के कारण हमारी गन्ना फसल जैसे ठिठक सी जाती है, ग्रोथ मानो रुक सी जाती है, जैसा इस बार हमारे क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। आप कितनी भी सिंचाई कर लें, बारिश के बिना फसल बढ़ती दिखाई नहीं देती। फिर भी देर से बोई जाने वाली गन्ना फसल में आप NPK 25 किलोग्राम प्रति एकड़ व सूक्ष्म पोषक तत्व 10 किलोग्राम प्रति एकड़ एवं कोई भी कीटनाशक पिप्रोनिल 5% या फर्टेरा 7 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डाल दें। किसान भाइयों, इस मिश्रण में 12 से 15 किलोग्राम कैल्शियम नाइट्रेट भी डाल लें। इससे गन्ना फसल की जड़ें मजबूत होंगी और गन्ना फसल तेज़ी से सभी डाले गए सूक्ष्म पोषक तत्वों को ग्रहण करेगी, जिससे गन्ने की लंबाई व मोटाई बढ़ेगी। किसान भाइयों, यहाँ एक विशेष बात आपको मैं बताना चाहूँगा। अब से पहले अगर आपने फसल में पोका बोइंग और टॉप बोरर के लिए पर्णीय छिड़काव अर्थात स्प्रे नहीं किया है या करने वाले हैं, तो इसमें जिब्रेलिक एसिड 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से अवश्य डालें। जिब्रेलिक एसिड फसल को तेज़ी से बढ़ाता है और बाद में डाले जाने वाले या इससे पूर्व डाले जा चुके कैल्शियम नाइट्रेट व अन्य पोषक तत्व फसल को मजबूती प्रदान करते हैं और गन्ने की मोटाई व वजन को बढ़ाते हैं। किसान भाइयों, चलते चलते मैं आपके दिमाग से इस भ्रम को निकाल देना चाहता हूँ कि कैल्शियम नाइट्रेट के इस्तेमाल से आपकी गन्ना फसल का सत्यानाश हो जाएगा। आप बेधड़क होकर कैल्शियम नाइट्रेट 12 से 15 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से फसल में डाल सकते हैं। 1 माह के उपरांत इसकी दूसरी खुराक भी आप डाल सकते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि कैल्शियम नाइट्रेट में मौजूद नाइट्रेट नाइट्रोजन का सबसे सरल रूप है, जो गन्ना फसल द्वारा बहुत ही सुगमता से अब्जॉर्ब यानी ग्रहण किया जा सकता है और तो और ये अन्य पोषक तत्वों को भी आसानी से ग्रहण करने में फसल की सहायता करता है। अगर हम यूरिया उर्वरक की बात करें तो जब हम यूरिया को खेत में डालते हैं तो इसमें मौजूद नाइट्रोजन डायरेक्टली फसल को नहीं मिल पाता।
मिट्टी में मौजूद यूरीज नामक एंजाइम पहले इसे अमोनिया में कन्वर्ट करेगा। ये अमोनिया नाइट्रिफिकेशन प्रक्रिया द्वारा नाइट्राइट के रूप में परिवर्तित होगा, जिसे नाइट्राइट ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया नाइट्रेट में परिवर्तित करेगा। नाइट्रेट नाइट्रोजन का ही रूप है, जिसे फसल साथ के साथ बहुत ही आसानी से ग्रहण कर लेती है। कैल्शियम नाइट्रेट डालते समय बस इतना ध्यान रखें खेत में जल भराव या मिट्टी ज़्यादा नम न हो, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में नाइट्रेट नाइट्रोजन या तो अतिरिक्त नमी के साथ नीचे चला जाता है या गैस के रूप में परिवर्तित होकर वातावरण में खो जाता है और हमारी फसल को यह नहीं मिल पाता। रेतीली मिट्टी में भी कैल्शियम नाइट्रेट उतने प्रभावशाली तरीके से फसल को उपलब्ध नहीं हो पाता। यदि आवश्यक हो तो पर्याप्त नमी के साथ हमें इसकी मात्रा की 2 खुराक बनाकर खेत में डालना चाहिए। किसान भाइयों, निर्धारित मात्रा यानी 12 से 15 किलोग्राम से ज़्यादा हमें इसका उपयोग नहीं करना चाहिए और 2 बार से ज़्यादा इसे खेत में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि इसमें मौजूद कैल्शियम की अधिकता मिट्टी की गुणवत्ता को ख़राब करती है। किसान भाइयों, आज की वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अवश्य लाभ पहुँचाएगी। इस विषय पर या किसी और विषय पर अगर आपका कोई सुझाव है या कोई अन्य जानकारी आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक आइकन को ज़रूर दबाएं, अपने साथियों के साथ इसे शेयर करें। जो किसान भाई पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं या पहले से देखते आ रहे हैं लेकिन उन्होंने मेरे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरा उनसे आग्रह है कि मेरे YouTube चैनल क्रिएटिव देव को सब्सक्राइब कर लें। इससे आपको कोई नुकसान होने वाला नहीं है, आपको उसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क भी नहीं देना है। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद पास में आने वाले बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं जानकारी से भरपूर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, वंदे मातरम। ठीक है।